Students, today we will discuss about the introduction of drug store and business management. ये जो आपका सब्जेक्ट है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, अब इसका फार्मेसी में क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। अब देखो, जैसे हर कोई पर्सन अपना जो लाइवलीहुड है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उसको पूरा करने के लिए अपने आप को अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है। एक्टिविटीज़ जैसे इस तरह की एक्टिविटीज़ जैसे ऑक्यूपेशन में, कोई प्रोफेशन में, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, ठीक है, अपना जो लाइवलीहुड है उसको चलाने के लिए, ठीक है। अब जो फार्मेसी है, कुछ पर्सन जो डी फार्मेसी करते हैं वो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो डी फार्मेसी करके किसी भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई फार्मासिस्ट की जॉब कर ले, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि कोई ड्रग स्टोर खोल ले, कोई रिटेल का या होलसेल का ड्रग स्टोर खोल ले। तो वो जो होलसेल और रिटेल का जो काम होता है वो एक तरह का बिजनेस होता है। अब उस बिजनेस को चलाने के लिए, उसको स्मूथली रन करने के लिए बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, और उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसलिए जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया फार्मेसी के अंदर, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर बिजनेस को स्मूथली रन करना है तो उसके लिए नॉलेज होनी ज़रूरी है। नॉलेज उसको एक्सटेंड करना है, उसको एक्सटेंड करने के बाद उसको प्रॉफिट वाइज करना है, उसको मेंटेन करके रखना है, उसको स्टेबलाइज करके रखना है, तो अच्छे बेसिक नॉलेज होनी बिजनेस की बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये जो ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट है, इसके अंदर हम इसकी इंट्रोडक्शन के बाद हम इसका ये चैप्टर है ये स्टार्ट करेंगे। ये जो बेसिकली इसका जो पूरा सिलेबस है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसके सिलेबस को एक तो पार्ट 1 और एक पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है कॉमर्स, और जो सेकंड पार्ट है उसमें आ जाता है, वो रिलेट करता है अकाउंटेंसी। जो कॉमर्स है उसके अंदर आ जाता है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, जो टॉपिक्स हैं जिससे ये रिलेटेड है इसके अंदर कवर हो जाता है। जैसे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, ठीक है, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन के चैनल्स कौन कौन से हैं, चैनल्स कौन कौन से हैं वो आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें और क्या इंक्लूड होता है, बैंकिंग, फाइनेंस, ठीक है, सेल्स प्रमोशन, ठीक है, ये सब टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। और इसमें जैसे ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक कॉमर्स के अंदर आते हैं, ये सब इसमें कवर हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा जो सेकंड पार्ट आता है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में, वो होता है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी में क्या आ जाता है, अकाउंटेंसी में मोस्टली जो टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे अकाउंटेंसी कंसेप्ट क्या होता है, अकाउंटेंसी कन्वेंशंस क्या होती हैं, ठीक है, अकाउंटेंसी एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस कैसे किया जाता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर की जाती है, ठीक है, बजटिंग क्या होता है, बजटिंग कैसे मेंटेन की जाती है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये सब ये जो अकाउंटेंसी है इसके अंदर आता है। तो ये दो जो पार्ट है, इसको बेसिकली सब्जेक्ट को इन दोनों पार्ट में डिवाइड करके कॉमर्स के अंदर ये जो टॉपिक्स हैं ये इंक्लूड होते हैं।
इनके अलग अलग चैप्टर में हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। और जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में ये अकाउंटेंसी कंसेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटेंसी कन्वेंशंस क्या होते हैं, एनालिसिस क्या कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बजटिंग क्या होती है और ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये हम अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का, उसमें है इंट्रोडक्शन। अभी हम सिर्फ पार्ट 1 जो कि कॉमर्स है उसको ही कवर करेंगे। अकाउंटेंसी का चैप्टर, अकाउंटेंसी जो पार्ट है वो बाद में स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर मान लो कॉमर्स आ जाता है, कॉमर्स में अलग अलग टॉपिक आ जाते हैं, तो अभी हम इंट्रोडक्शन करेंगे। जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं कॉमर्स में, इसके अंदर टॉपिक आ जाते हैं। जैसे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो टॉपिक कवर होंगे वो है कॉमर्स के अंदर ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, ठीक है, ट्रेड क्या होता है, ठीक है। कॉमर्स क्या होता है, उसके बाद इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इंडस्ट्री क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं इसके, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक हम फर्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉमर्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। अब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे ये बिजनेस है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। एक तो इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री, ठीक है, और एक कॉमर्स, ठीक है। अब कोई भी चीज है, कोई भी, सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्री का क्या काम होता है, इंडस्ट्री में कोई भी रॉ मटेरियल है उसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। रॉ मटेरियल है, ठीक है, प्रोसेसिंग हुई इस रॉ मटेरियल की, प्रोसेसिंग होने के बाद क्या बन गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब ये फिनिश प्रोडक्ट, इंडस्ट्री तो वो एरिया हो गया, इसका मेन काम क्या है इंडस्ट्री का, प्रोडक्शन करना किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज को। और फिर वो प्रोडक्शन होने के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट मिल गया, अब वो एक्चुअल कंज्यूमर के पास कैसे पहुंचेगा, ये एक्चुअल कंज्यूमर के पास पहुंचेगा कॉमर्शियल एक्टिविटीज के थ्रू। बहुत सी कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं उसके थ्रू एक्चुअल कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। अब ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज कौन सी हैं, ये सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज आ जाती हैं कॉमर्स के अंडर, और कॉमर्स के अंडर एक तरह का फंक्शन होती है, ठीक है। अब कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स क्या होता है एक्चुअली में, कॉमर्स इज दैट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ये उस तरह की बिजनेस एक्टिविटी है जो कंसर्न करती है, विच कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री। ये किससे कंसर्न करती है, मेनली वो बिजनेस एक्टिविटीज आ जाती है जिसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है गुड्स की, जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी मूवमेंट होती है। अब ये होती कैसे कॉमर्स में, कॉमर्स में आ जाता है ट्रेड, जो मेन न्यूक्लियस है कॉमर्स का उसको ट्रेड कहते हैं, जिसको आप हिंदी में व्यापार भी कहते हैं, ट्रेड के थ्रू, ठीक है। अब ट्रेड के थ्रू क्या होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, जैसे बैंकिंग, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ठीक है, ये सारी चीजें, एडवर्टीजमेंट,
एडवर्टाइजिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारे क्या है फंक्शंस हैं जो क्या करती हैं, जो ट्रेड को और बढ़ाती हैं, व्यापार को आगे इनिशिएट करती हैं या फिर ट्रेड करने में फैसिलिटेशन करती है, एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये सब आ जाती है कॉमर्स के अंदर, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी अब प्रोडक्ट है, कोई गुड्स है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो एक बार बन गया, उसकी प्रोडक्शन हो गई, ठीक है। अब वो एक्चुअल कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स में इस तरह की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसको हम प्रॉब्लम और हिंड्रेंसेस भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम्स, हिंड्रेंसेस, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कौन कौन सी हिंड्रेंसेस, रुकावटें आती हैं जब एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जो एक्चुअल कंज्यूमर तक पहुंचता है उसके अंदर एक तो प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ पर्सन, प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज, प्रॉब्लम ऑफ टाइम, प्रॉब्लम ऑफ प्लेस, प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, प्रॉब्लम ऑफ रिस्क ऑफ डैमेज, प्रॉब्लम ऑफ रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है। ये कुछ जो प्रोडक्ट बनने के बाद जब एक्चुअल कंज्यूमर में यानी मार्केट में पहुंचता है उसके दौरान किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उस प्रॉब्लम को ये कॉमर्स के थ्रू कैसे रिजॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आ जाते हैं प्रॉब्लम ऑफ पर्सन। अब कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, प्रोडक्शन हो गई है, अब उसको एक पर्टिकुलर उस पर्सन के पास भेजा जाए जो कि उसको परचेज करना चाहता है एट रीजनेबल प्राइस के पे, ठीक है। प्रोडक्शन हो गई है, बल्क में प्रोडक्शन हो रही है और रीजनेबल प्राइस पे देना है, तो ये एक तरह की प्रॉब्लम है, किसको बेचा जाए, किसको सेल किया जाए, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए जो कॉमर्स का मेन फंक्शन होता है ट्रेड, इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं, ट्रेड के थ्रू, व्यापार के थ्रू हम इसको जो प्रॉब्लम है इसको ओवरकम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो प्रॉब्लम्स या फिर हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज। अब कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्शन हो गई, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो गई, मैन्युफैक्चरिंग कर दी, फाइन फिनिश प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब वो दे रहे हैं, उसके बदले में क्या लेंगे, मनी, ठीक है। अब मनी की ये प्रॉब्लम है कि जो पेमेंट का मोड है वो कैसा होगा, कब करनी है पेमेंट, कहाँ करनी है और किस वे से करनी है, तो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो प्रोडक्शन होती है वो कभी भी स्मॉल स्केल पे नहीं होती, वो लार्ज स्केल पे ही होती है, ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ऑर्डर ज़्यादा बड़ा होगा तो मनी भी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा बड़ी अमाउंट में ही मनी मिलेगी। तो उसको ओवरकम करने के लिए जो कॉमर्स का एक फंक्शन है बैंकिंग, ये जो आपको बताया था बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग और भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको रिजॉल्व कर देते हैं। कैसे, बाय लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, ठीक है, डिस्काउंट्स वगैरह प्रोवाइड करके, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, इस तरह से बैंकिंग इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है, जो कि कॉमर्स का एक फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ टाइम। अब देखो कोई भी प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसको बना लिया, ठीक है, अब ये है कि उसमें जब दोबारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन और कंजप्शन, ठीक है, अब प्रोडक्शन है और कंजप्शन के बीच में कुछ टाइम गैप तो होगा ही, ठीक है। तो जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है उसका क्या करें, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका जो स्टॉक है उसको स्टोर करके रखेंगे। स्टोरेज के लिए क्या चाहिए, वेयर हाउसिंग, जो गोदाम नहीं होते, आपने देखा होगा कई बार शॉपकीपर के पास जाते हैं, कुछ कहते हैं कि हमें ये चीज़ इस तरह की ये चीज़ चाहिए, तो वो कहते हैं शॉप पे नहीं पड़ी, आप वेट करो मैं देख कर आता हूँ, तो वो कहाँ जाता है, वो गोदाम में जाता है, जिससे क्या होता है जो कंज्यूमर को एक्चुअली जब जो चीज़ चाहिए वो उसको उसी टाइम अवेलेबल होती है। वैसे ही प्रोडक्शन में जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है, जितना भी जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, अब उसकी प्रोडक्शन ऑर्डर आएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं ऑर्डर आएगा एकदम से सब कुछ तैयार हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता।
तो एक जो टाइम गैप होता है प्रोडक्शन के बीच में और एक्चुअल कंजप्शन के बीच में, ठीक है, उसके बीच में जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट का क्या किया जाता है, स्टोरेज की जाती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज जो फंक्शन है कॉमर्स का है वो इसको ओवरकम कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रॉब्लम ऑफ हिंड्रेंसेस के बाद आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ प्लेस। अब देखो फिनिश प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, जो भी फैक्ट्री थी इंडस्ट्री थी उसने कोई भी है प्रोडक्ट गुड्स है जो भी उसने बना दिया। अब वो बनाने के बाद उसको पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे उसका ऑर्डर आया है उस पर वहाँ पे पहुँचाना भी है, ठीक है। तो वो अब दूर भी हो सकती है पास भी हो सकती है, ठीक है। अब उसको पहुँचाने के लिए क्या करा जाए, इसको ओवरकम करने के लिए आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन। कॉमर्स का एक फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। वो ट्रांसपोर्टेशन अब बाय एयरवेज हो सकती है, बाय रोडवेज हो सकती है, ठीक है, या बाय रेलवेज हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना आपको कहाँ पहुँचाना है, और डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू कितनी है प्रोडक्ट की। अब ऐसा नहीं हो कि इतना वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं है जितना हम पहुँचा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में उससे ज़्यादा खर्चा लग गया हो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कितनी वो दूर जगह है और ऑर्डर कितना है उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ये जो प्लेस का जो हिंड्रेंस है प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हिंड्रेंस और प्रॉब्लम आ जाती है वो होती है नॉलेज। नॉलेज में क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फिनिश प्रोडक्ट बन गए, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी के मैन्युफैक्चरर ने या फिर प्रोड्यूसर ने अपना प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, लेकिन अब उसको वैसा पोटेंशियल नहीं मिल रहा कस्टमर से, मतलब कि जितना आउटपुट अच्छा उसको मिलना चाहिए। तो इसमें क्या कमी रह गई, इसमें ये कमी रह गई कि जो भी कंज्यूमर है या कस्टमर है, एक्चुअल कंज्यूमर कस्टमर को ये पता ही नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो उस प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक कॉमर्स का फंक्शन है, उसको ये करना पड़ेगा जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, या ओवरकम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिस्क ऑफ डैमेज। रिस्क ऑफ डैमेज में ये बता रखा है कि अब कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो फिनिश प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, ठीक है, मिस हैंडलिंग हो जाए, ठीक है, तो वो स्पॉइलेज हो जाए, उसको डैमेज हो जाए, ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए, पैकिंग, ये भी एक पैकेजिंग, सेफ पैकेजिंग होनी चाहिए, पैकेजिंग ये भी इसका एक फंक्शन है कॉमर्स का, ठीक है, ये इसको ओवरकम कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिस्क ऑफ लॉस। अब देखो इतना ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है किसी भी कंपनी में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इतनी लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो गया, मान लो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि सामान डैमेज हो गया, ठीक है, ट्रक जा रहा है, ट्रक पलट गया, ठीक है, या फिर सी रूट के थ्रू जा रहा है, शिप है वो डूब गया, इस तरह से नुकसान हो गया, या फिर वेयर हाउसिंग के अंदर कुछ भी फायर वर्क्स हो गया, कुछ आग लग गई, इस तरह का कुछ सिस्टम हो गया, तो उससे क्या होता है, वो लॉस हो सकता है। अब लॉस को भरपाई करने के लिए एक जो इसको ओवरकम करने के लिए कॉमर्स का एक फंक्शन है इंश्योरेंस। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग तरह के इंश्योरेंस होते हैं जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, मैराइन इंश्योरेंस हो गया, अलग अलग तरह के इंश्योरेंस होते हैं जिसकी प्रीमियम भरी जाती है टाइम से, ठीक है, और अगर कोई भी लॉस होता है तो आपको उसका कंपनसेट इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि जब एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है तैयार हो गया वो कैसे एक्चुअल कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, कमर्शियल एक्टिविटी के थ्रू पहुंचेगा, और कमर्शियल एक्टिविटी क्या करेगी, वो ट्रेड व्यापार के थ्रू, जो कि जो व्यापार था उसमें ये डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, और ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए कौन हेल्प करता है, कॉमर्स। कॉमर्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। आगे हम चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। मोस्टली 2 ब्रांचेस होती है कॉमर्स की, अगर हम देखें तो एक तो ट्रेड होता है, ठीक है, और एक एक्टिविटीज रिवॉल्विंग अराउंड बिजनेस, ठीक है, 2 ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है ब्रांचेस
दो ब्रांचेस होती हैं कॉमर्स की, एक तो आ गया ट्रेड, सेकंड है एक्टिविटीज, रिवॉल्विंग अराउंड ट्रेड। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज आ जाती है। ठीक है, एक्टिविटीज कौन सी आ जाती है, ये बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, ठीक है, एंड पैकेजिंग, ये सब एक्टिविटीज आ जाती है और ट्रेड आती है, ये दो ब्रांचेस है। अब इसको वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रेड क्या होता है। ट्रेड अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोलें तो ट्रेड क्या होता है, लेन देन। ठीक है, जनरली बाइंग सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसको ही ट्रेड बोला जाता है। ठीक है, ट्रेड एक तरह से न्यूक्लियस कहा गया है कॉमर्स सिस्टम का। ठीक है, अब जो ट्रेड है वो आगे दो तरह के होते हैं ट्रेड। अगर हम आगे मूव करें तो जो ट्रेड होते हैं ये टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड। एक होता है इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड की कैटेगरी लें तो ट्रेड दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है इंटरनेशनल। दो तरह के ट्रेड होते हैं। अब जो इंटरनल ट्रेड होता है उसको डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो व्यापार होता है वो विद इन द बाउंड्रीज, कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही होता है। जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एग्जांपल कोई मुंबई में मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, अब उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सामान मान लो वहाँ से दिल्ली पहुँच गया, दिल्ली से बाकी जो छोटे छोटे जो टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ चला गया। तो मतलब कि इसमें जो एक्सचेंज हो रही है गुड्स की और मनी की वो विद इन द कंट्री में हो रही है, यानी कंट्री के अंदर ही करेंसी है वो ही एक्सचेंज हो रही है, कंट्री की करेंसी का ही यूज़ हो रहा है, वो कंट्री के बाहर नहीं जा रहा, इसलिए इसको इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, अब जो इंटरनल ट्रेड है ये भी दो तरह के होता है आगे। एक तो होलसेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड। ठीक है, जो होलसेल ट्रेड होता है, होलसेल ट्रेड में क्या होता है, ये एक तरह का व्यापार होता है जिसमें क्या होता है, इसका लिंक होता है डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके साथ इसका डायरेक्ट लिंक होता है। ठीक है, इसने क्या करना है जी, होलसेल का सामान जो होता है ये सीधा डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है उससे बल्क में ले लेता है। ठीक है, बल्क में लेने के बाद ये किसको प्रोवाइड करता है, रिटेलर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये एक तरह का लिंक भी होता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर, ये दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, क्योंकि रिटेलर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाता अपना कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो इसमें ये एक लिंक क्रिएट करता है। ये वहाँ से अपना जो भी है प्रोड्यूसर से गुड्स लिए और उसको रिटेलर को प्रोवाइड करती है जितनी क्वांटिटी में उसको चाहिए और खुद बल्क में लेता है। ठीक है, अब इसमें जो फार्मेसी में जो होलसेलर होते हैं उनको एक तरह से स्टॉकिस्ट या सब स्टॉकिस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं रिटेलर की बात, जो रिटेल ट्रेड होता है। रिटेल ट्रेड में क्या होता है, ये मोस्टली जितना भी ये जो शॉप्स होती हैं मार्केट के अंदर ये रिटेल की शॉप्स होती हैं, ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर के पास या मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाते जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, ये होलसेलर के पास जाते हैं और जैसे जो एक्चुअल कंज्यूमर की डिमांड होती है ना कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग स्मॉल क्वांटिटी में जितना उसको रिक्वायर्ड होता है ये होलसेलर से परचेज कर देता है। ठीक है, तो रिटेलर एक तरह का लिंक होता है किसके बीच में, होलसेलर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में, इसको एक तरह का लिंक कहा जाता है। और अगर आप फार्मेसी में इसकी बात करें, फार्मेसी में एक रिटेलर क्या होता है, कोई भी केमिस्ट शॉप है वो रिटेल की शॉप है, उसको केमिस्ट शॉप कहा जाता है। ठीक है, या कोई डिस्पेंसरी में कोई काम चल रहा है, कोई हॉस्पिटल के अंदर डिस्पेंसरी है तो वो क्या है, रिटेल की शॉप है। ठीक है, ये रिटेलर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ये तो था हमारा इंटरनल ट्रेड जिसको हम डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब आ गया इंटरनेशनल ट्रेड, इसको एक्सटर्नल ट्रेड भी कहा जाता है। ठीक है,
एक्सटर्नल ट्रेड। और इसको फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है, एक्सटर्नल के साथ फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है। क्यों इसको फॉरेन ट्रेड कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट का और मनी का, करेंसी का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कंट्रीज की बाउंड्रीज के बाहर भी हो रहा है। जैसे इसमें जो टाइप्स होती हैं, ऐसा नहीं हो कि कोई प्रोडक्ट है इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसमें वो ट्रेड आ जाता है। और ये 3 तरह के होते हैं आगे फर्दर। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री, ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट। इंपोर्ट आयात जिसको कहते हैं, ठीक है, ये वो व्यापार है जहाँ पे जो भी कोई भी प्रोडक्ट है वो बाहर से हमारे कंट्री में आता है। ठीक है, जैसे हमारे कंट्री में क्या होता है, गोल्ड हो गया, केमिकल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो हमारे कंट्री में इतनी अमाउंट में नहीं होता, तो ये बाहर से हमारे कंट्री में आता है, जिसको हिंदी में आयात कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। उसके बाद आ जाता है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट मतलब कि हमारे कंट्री से बाहर के कंट्री के साथ दूसरे कंट्री, फॉरेन कंट्री के साथ क्या करना, ट्रेड करना, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। जैसे हमारी कंट्री में टी, कॉफ़ी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है, तो वो अच्छी क्वालिटी में होती है, तो यहाँ से हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होती है, बाकी कंट्रीज में जाती हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आयात, एक्सपोर्ट हो गया निर्यात। अब जो एंट्री पोर्ट है, ये क्या चीज़ है, इसको री एक्सपोर्ट भी कहा जाता है। री एक्सपोर्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होते हैं। जैसे किसी कंट्री से कोई सामान है, कोई भी फिनिश प्रोडक्ट है, हमने मंगवा लिया, ठीक है, अब वो जो उसका जो फिनिश प्रोडक्ट हमने मंगवाया था वो ही हमने किसी अपनी नेबरिंग कंट्री को दे दिया, यानी पहले इंपोर्ट हुआ फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं, एंट्री पोर्ट, री एक्सपोर्ट। अब फार्मेसी के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं जो क्या करती हैं, अपनी जो मेडिसिन हैं उसकी मार्केटिंग के लिए दूसरे कंट्रीज़ में भेजती है, वहाँ से इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मुलेशन वो मेंटेन रहना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ पैकेजिंग भी मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के थ्रू क्लियरेंस मिलना चाहिए। इस तरह के कुछ कंडीशंस हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर फुलफिल करती हैं तो ही वो अपनी जो मेडिसिन हैं या प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकती हैं या इंपोर्ट कर सकती हैं, यानी आयात या निर्यात कर सकती हैं। ये हो गया हमारा ट्रेड। अब इसमें जो फॉरेन ट्रेड है उसके बहुत से एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है, देखो फॉरेन के साथ ट्रेड होगा तो फॉरेन एक्सचेंज होगी, जिसके कारण क्या होता है, जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी राइज करेगी, गवर्नमेंट को भी ज़्यादा पैसा आएगा तो कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब कई बार इस तरह की कंडीशंस हो जाती है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, जैसे फ्लड आ गया या फिर सूखा पड़ गया, कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स नेचुरल कैलेमिटी होने के कारण किसी चीज़ की शॉर्टेज पड़ जाती है। अब उनके शॉर्टेज हो जाने के कारण अगर हम उसका एक्सपोर्ट कर सके कंट्री के अंदर तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, तो ये इसका एक तरह का एडवांटेज हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ जाती है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये और बाहर की जो फॉरेन प्रोडक्ट है, कंज्यूमर को हर तरह के प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है, रीजनेबल प्राइस पे वो उसको अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरह के जो फॉरेन ट्रेड है उससे कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे म्यूचुअल डिपेंडेंस हो जाती है। म्यूचुअल डिपेंडेंस कैसे हो जाती है, जैसे अब कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो चाइना का बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है, तो वहाँ से प्रोडक्ट ना आ सकता है ना जा सकता है, तो उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके हमारा कंट्री उसके ऊपर डिपेंड